हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे करंट के चैप्टर में हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट द रेसिस्टेंस या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक बात मैं क्लियर करूं सबसे पहले कि जैसे हमने बताया कि अगर किसी वायर का लेंथ इंक्रीज़ करो या उसकी थिकनेस कम करो तो उसमें रेसिस्टेंस तो चेंज होता था, लेकिन उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसमें चेंज नहीं होता था। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। लेकिन जहाँ टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर में दोनों एक जैसे चेंज होंगे। कौन? रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और एक क्लियर हो गया, जब रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है तो कंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है, जब रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है तो कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर पे कैसे होता है? तो टेम्परेचर में अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम पहले मेटल्स के लिए करते हैं, फॉर मेटल्स फर्स्ट केस हम करते हैं फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए कैसे चेंज होता है पहले ये देखिए, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक वायर है। अच्छा, इसको मैंने आपको भी डिस्कस नहीं किया। ये जो है ये तो रेसिस्टेंस है, सिंबल है रेसिस्टेंस का। अब इसी वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो कि ये रेसिस्टेंस है और पहले ये T1 डिग्री सेल्सियस पे है। कितने पे है? T1 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका रेसिस्टेंस है R1, राइट। जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिए और कोई चेंज नहीं किया, ना इसकी लंबाई चेंज किए ना कुछ और किए, और T2 डिग्री सेल्सियस कर दिए, और तो इसका रेसिस्टेंस जो है कहते हैं कि वो नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अगर हम इसका नाम थोड़ा और बदल दें, ये जो R है ये T1 पे है, ये R है जो T2 पे है। समझने की कोशिश करिए। इस कंडक्टर में अगर हमने T1 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो इसका रेसिस्टेंस है R एट T1, और ये T2 डिग्री सेल्सियस हमने किया तो इसका रेसिस्टेंस हो गया R एट T2। तो क्या इनके बीच रिलेशन है? वो एक रिलेशन से मैं आपको बताता हूँ कि R T2 इज इक्वल टू R T1 प्लस, ये सफिक्स में है, माने रेसिस्टेंस है T1, R T1 अल्फा T2 माइनस T1। जो इस बात को समझिए, इस बात को आप समझिए। ये आपका हो गया R T2 माइनस R T1 इक्वल टू R T1 अल्फा T2 माइनस T1। या एक रिलेशन तो आप इसे ही मान सकते हैं। दूसरा रिलेशन आप ये निकाल सकते हैं, R T2 माइनस R T1 अपान R T1 T2 माइनस T1। यहाँ ये अल्फा क्या है? जिसको बोलते हैं थर्मल रेसिस्टेंस कोफिशिएंट, थर्मल रेसिस्टेंस कोफिशिएंट। और ये T2 माइनस T1 क्या है? यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। इस अल्फा की वैल्यू अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होगी, और इसकी जो यूनिट है बताइए क्या होगी, देख के बताइए। ऊपर तो ओम आएगा, नीचे ओम आएगा, तो कैंसिल होगा, यही बचेगा पर केल्विन। पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होगी अल्फा की। और अल्फा की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी। जैसे कापर के लिए अलग, प्लेटिनम के लिए अलग, मेटल्स के जितने भी हैं सबके लिए अलग अलग होगी। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं रेसिस्टेंस में। किस केस में? मेटल्स में। किस केस में? मेटल्स में। अगर अब यहीं पर मैं इसके पैरेलल में रेजिस्टिविटी का देखता हूँ। देखिए रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी यहाँ पे। यहाँ रेजिस्टिविटी कुछ इस तरह से चेंज होगी, उसका फार्मूला मैं लिखता हूँ। रेजिस्टिविटी में और रेसिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ वेरिएशन सिमिलर होंगे। जैसे यहाँ हम बोल देंगे कि रो T1 और इसमें रो T2, तो यहाँ बनेगा रो T2 इज इक्वल टू रो T1 प्लस अल्फा रो T1 T2 माइनस T1। ये बनेगा, मतलब सेम रिलेशन है, बस इसमें
जैसे जहाँ रेसिस्टेंस था वहाँ आपने ऐसे कर दिया। तो अब देख लीजिए सेम रिलेशन निकल रहा है, मेटल्स के लिए रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का वेरिएशन सेम हो गए। अब इन वेरिएशन को अगर हम ग्राफ से देखें तो कैसे होगा जरा देखते हैं। एक बार हटा देता हूँ इसको साफ कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे रेजिस्टिविटी हमारा चेंज होगा। ग्राफ में देखिए, ग्राफ से आपको क्लियर होगा। ये हम दे दिए टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो आपको यूनिट देना है दे दीजिए। इधर रेसिस्टेंस दे दीजिए, रेसिस्टेंस हो गया 80 डिग्री सेल्सियस या रो टी कर दीजिए, यानी रेजिस्टिविटी एट यानी। अब इसमें देखिए तो मेटल्स के लिए क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से वेरिएशन होगा, जरा जो मैं बना रहा हूँ ये वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन थोड़ा मोटा किया हूँ समझने के लिए, ये वेरिएशन होगा। तो अब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है, ये जो नीचे है, ये क्या है भाई, इतने पोर्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर आप टेम्परेचर लिखिए RT2 इक्वल टू RT1 प्लस RT1 अल्फा T2 माइनस T1, समझने की कोशिश करिए। ये T1 डिग्री सेल्सियस है, ये कितने पे है, T1 डिग्री सेल्सियस है। ये मान लो कि T2 डिग्री सेल्सियस है, ओ सॉरी T1 इधर होगा। ये मान लो कि T1 है और ये मान लो T2। ये टेम्परेचर जो हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया RT1 और ये रेसिस्टेंस हो गया RT2। मिला दो, इसको मिला दो, यहाँ पे मिला दो। ये क्या हुआ T2 माइनस T1, ये क्या हुआ RT2 माइनस RT1, मिला दो। और अब इसको आप स्लोप निकालो, इसका स्लोप क्या देगा, tan थीटा, tan थीटा। स्लोप हो जाएगा RT2 माइनस RT1 अपान T2 माइनस T1। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा RT1 मिलेगा। यही चीज़ रेसिस्टिविटी के लिए भी मिलेगी। तो इस तरह से ये वेरिएशन है मेटल्स के लिए। अब हम इसको आगे के लिए देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो ये आपने ये अच्छी तरह से देखा कि जो मेटल्स है, मेटल में एक बात फैक्ट क्लियर हो गई कि मेटल्स में जो रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर है वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, पैराबोलिक एक तरह से कह सकते हो। और जिसमें टेम्परेचर, एक फैक्ट और क्लियर हुआ कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो जिसका टेम्परेचर हाई है उसका रेसिस्टेंस हाई है, हाई टेम्परेचर पे हाई रेसिस्टेंस, ये कंसेप्ट आप कह सकते हैं। या अगर वायर चेंज ना हो तो ये भी आप कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर वायर चेंज नहीं हो रहा है तो। अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं फॉर एलायस। एलायस के लिए कैसे होता है, जरा मुझे बताइए एलायस क्या होता है। मोस्टली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एलायस जिसमें 2 या मोर मेटल्स एक सर्टेन कंपोजिशन में होते हैं और वो एक नया नेचर शो करते हैं। जैसे मैं कुछ एलायस के नाम बताता हूँ आपको। एलायस की एक विशेषता होती है, एलायस में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। इसमें हाई रेजिस्टिविटी होती है, ये जो प्रॉपर्टी हमने ये बताया हाई रेजिस्टिविटी, ये एलायस में होती है। और इनकी जो रेजिस्टिविटी है एक तरह से कहिए एलायस की, ये दिस इज ग्रेटर देन दी मेटल्स, ये मेटल से ज़्यादा होती है। एक बात तो जब ये चीज़ इससे ज़्यादा होती है, इसलिए जैसे आपको मैंने बताया कि स्टील है, मैंगनीन है, इनवार है, एलनिको है, बहुत हैं। तो इनका जो वेरिएशंस होता है, इनका वेरिएशंस देखेंगे तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे कि इनका वेरिएशन स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो वेरिएशन होता है इनमें, तो मेटल्स में आपने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो इनकी थी और इधर टेम्परेचर था, तो मेटल्स में पैराबोलिक था ऐसे, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है,
तो एलॉयज़ में ये होता है, एलॉयज़ की हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए जहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी की जरूरत है वहाँ एलॉयज़ यूज़ करते हैं। और एलॉयज़ के साथ ये रिलेशन, यानी इसमें भी इंक्रीजिंग में है, पर मेटल्स की और इसकी इंक्रीजिंग में डिफरेंट है। उसमें पैराबोलिक है और इसमें लीनियर है, राइट। अब हम आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का एक कंसेप्ट बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, सी इलेक्ट्रोलाइट्स या आपको और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सेमीकंडक्टर में भी कुछ इसी तरह का मिलता है, इसलिए हम सबको एक साथ ले रहे हैं इन सब में। इसमें वेरिएशन उल्टा मिलता है, ये आर टी और ये टी इधर से लीजिए ऐसे, तो इसमें किसी में वेरिएशन ऐसे मिलता है, किसी में वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलता है ऐसे। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं। कुल मिला के यहाँ पे ये इन्वर्सली टेम्परेचर होने लगता है एक तरह से। तो ये देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर है, इन द केस ऑफ मेटल दे आर इंक्रीजिंग बट पैराबोलिक, इन केस ऑफ एलॉयज द स्ट्रेट लाइन इंक्रीज, but in the case of electrolytes and semiconductor they are not going directly proportional, they are inversely proportional. Besides we are increasing temperature, resistance and resistivity decreasing. अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे वही बच्चे समझ सकते हैं जो पहले पढ़े हुए होंगे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपको फैक्ट्स क्लियर कर दूं आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि वेरिएशन से क्वेश्चन बहुत होते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये रेसिस्टेंस है, ये कंडक्टेंस है, फिर ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है, दिस इज 1/2। तो अगर देखिए जो इनमें हम ग्राफ बनाते हैं, तो अगर हम ऐसे एक ग्राफ बता रहा हूँ आपको, जैसे आर और टी के बीच हम ग्राफ बनाते हैं, तो मेटल्स का केस में मेटल्स को ले लेते हैं, उसको एलॉयज को ले रहा हूँ ऐसे। तो अगर आप इसको जी और इसके में बताएं, जी यहाँ मैं जी लिखता हूँ, कंडक्टेंस यहाँ लिखता हूँ, टेम्परेचर। अब बताओ क्या होगा, अब कैसे होना चाहिए। देखो एक 0 डिग्री सेल्सियस पर एक सर्टेन रेसिस्टेंस रहता है, एक सर्टेन रेसिस्टेंस रहता है, तो कहता है कि इस पर बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना, और ये इस तरह से आएगा ऐसे, ये फिर ये इसके लिए हो गया। अब इसमें देखो रेजिस्टिविटी के लिए तो उसी तरह होगा जैसे इसके लिए होगा। अब सेमीकंडक्टर का इसका उल्टा हो जाएगा, क्यों भाई, सेमीकंडक्टर का इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस में एक दो कंसेप्ट्स को क्लियर करके पकड़िए, और इसके बाद जितने भी वेरिएशंस हैं वो मैथमेटिकल रिलेशंस को फॉलो करते हैं। इंक्रीजिंग आर्डर में है, डिक्रीजिंग आर्डर में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये बात आपको समझना है, और इससे चलते हुए आपको कंसेप्ट्स को लेना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था कि हाउ द रेसिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी चेंजेस विद द टेम्परेचर इन द केस ऑफ मेटल्स, एलॉयज और इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। So we have seen that in case of the metals, the temperature increases, resistance, resistivity increases, but in parabolic nature. In the case of alloys, temperature increases, resistance, resistivity increases, but in straight line. And in other cases, as temperature increases, the resistance decreases. In the case of electrolytes and semiconductors. Okay, तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। इस कंसेप्ट को हम लोग समझ गए, और अब हम लोग एक छोटा सा और बात डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली अब हमारे पास एक अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक में हम जाने के पहले कुछ एक आपको एक बैकग्राउंड कहना चाहिए, क्लियर कर दूं। पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर क्लास 10 तक जो चीज़ आप पढ़े हैं कि जो सिंपल सर्किट्स होती थी, सिंपल सर्किट्स पढ़े हैं क्लास 10 तक, एक रेसिस्टेंस, एक बैटरी और उससे निकलने वाली करंट, तो उसको आप निकाल सकते थे I=V/R या R=V/I, इनसे निकाल सकते थे। लेकिन अब जब हम 12th में पढ़ेंगे तो 12th में हम ओम्स लॉ यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ सिंपल सर्किट्स के लिए होता है। हमें बड़ी सर्किट्स के लिए कुछ दूसरे रूल लगाने पड़ेंगे, जैसे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को हम लोग पढ़ें
उसके पहले हमें और छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, जैसे ईएमएफ क्या है, करंट कैसे फ्लो हो रही है, फिर इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, कुछ और बातें हम लोगों को यहाँ क्लियर करनी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं एक इलेक्ट्रिक सेल की आज बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक सेल सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। पहली बात, आप कहाँ देखे होंगे बताओ, इसको आप कहाँ देखे होंगे, ये इलेक्ट्रिक सेल को आप कहाँ देखें? आप टार्च में देखे हैं, और ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ये यूज होता है, और भी आप याद कर सकते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है, ये इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि सेल का एक निर्माण करता हूं। ये सेल है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसके अंदर एक जो केमिकल भरा रहता है, केमिकल, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट ये कोई केमिकल होता है, और इसमें दो प्लेट हैं, दो मेटल की, एक प्लस है एक माइनस है। कनेक्शन के हिसाब से इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि कोई ये जो भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नाम XY मैं करता हूँ। जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है XY, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये X प्लस में हो जाएगा और Y माइनस में हो जाएगा। इमेजिनेशन है। तो जो ये आयंस है, ये क्या है, आयंस है। ये प्लस आयन है, माइनस आयन है। तो जो प्लस आयन है X प्लस, किसके पास जाएगा बताओ, इधर जाएगा। जो Y है वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। यानी कि इसमें जो आयनाइजेशन हो जाता है, एक तरह से आयन में बट जाता है जो कंपाउंड, वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स में जाता है, और ऊपर की सर्किट यहाँ से कंप्लीट होती है, यहाँ से, और नीचे यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जो सेल है, एक्चुअली अब सिंपल लैंग्वेज में बोले कि सोर्स ऑफ करंट है, सोर्स ऑफ करंट, या एक तरह से कहें कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा और कठिन सही शब्द है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो इससे वर्क होता है, सेल वर्क करता है। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दिस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इस तरह से एक बेसिक सिंपल बात हमने बताई है। वैसे और भी बहुत सेल होते हैं। सेल में हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करें तो सेल प्राइमरी होता है, फिर दूसरा सेल होता है सेकेंडरी होता है। जो बेसिक कंसेप्ट है प्राइमरी में कि प्राइमरी वाले रिचार्ज नहीं हो सकते, सेकेंडरी रिचार्ज होते हैं। प्राइमरी में आपके कौन कौन से आते हैं, ड्राई सेल, फिर आपका प्राइमरी में आता है लेक्लांसी सेल, फिर आता है डेनियल सेल, फिर आता है आपका वोल्टाइक सेल। इस तरह से जो प्राइमरी सेल हैं, ये इनमें से लेक्लांसी और डेनियल सेल तो आप लैब में देखेंगे, लेकिन जो ड्राई सेल है ये आप देख रहे हैं, जो आपके टार्च में लगा है, ड्राई सेल है, वोल्टाइक सेल, ऐसे कई, ये प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल में कौन आएगा, सेकेंडरी सेल में लेड अक्यूमुलेटर, या नीफे, ऐसे कई सेल हैं जिनको आप बुक पढ़ेंगे विस्तार से। मैं आपको बताऊं कि जो ट्रैक्टर की बैटरी है, बाइक की बैटरी है, या और वाहन में जो बैटरी यूज होती है, वो सेकेंडरी सेल है एक तरह से। और इसमें कई सेल सीरीज में जोड़ करके पैरेलल में बना के पूरी बैटरी बना देते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल वो है जो सोर्स ऑफ करंट है। अब इसी को मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करूँ। जैसे मान लो कि ये बहुत से आयन हो गए, ये वाई बहुत हो गए, एक्स बहुत हो गए, एक्स बहुत हो गए, वाई बहुत हो गए। तो ऐसे होंगे, कुछ तो डायरेक्ट इन प्लेट्स पे जाके जमा हो गए, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ बेटिंग में खड़े रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ बेटिंग में खड़े हैं, इनको अभी मिलने के लिए जगह नहीं है ये, क्योंकि जब आगे फ्लो करेंगे तब उनको जगह मिलेगी। तो बोलता है कि यहाँ पे भीड़ हो जाती है, जिसके कारण से रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। माने सेल के अंदर आयन के मूवमेंट में आयन को इजीली इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में जो रुकावट पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस।
और ये कई बात पर डिपेंड करती है, इनके बीच के डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रोड की साइज पर, इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन पे। तो इंटरनल रेसिस्टेंस एक सेल के अंदर का रेसिस्टेंस है, और जो दूसरा रेसिस्टेंस आप समझते हैं जैसे मेटल्स के वायर में करंट फ्लो होती है, दैट इज कैपिटल आर। माने दो तरह के रेसिस्टेंस हैं, एक है कैपिटल आर जो मेटेलिक वायर के रेसिस्टेंस हैं या मेटल्स के रेसिस्टेंस हैं जो कंडक्शन के थ्रू होते हैं, और एक सेल के अंदर रेसिस्टेंस होता है जिसको स्मॉल आर बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड इनसाइड द सेल्स, दिस इज इन द फ्लो ऑफ द आयंस, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल। तो ये, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होगी, दोनों की प्रॉपर्टी भी सेम होगी, सिर्फ ये है कि ये सेल के साथ रहेगा, वो सेल के साथ नहीं है, वो वायर में। ये बात आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक और छोटा सा कंसेप्ट आपको दूं, फिर इसको कंप्लीट करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मैं करंट फ्रॉम सेल, एक मैं सीधे लेता हूँ करंट फ्रॉम सेल, ये सेल बताइए, ये सेल, दो बैटरी लगी हुई हैं, दो सेल लगे हुए हैं, ये और यहाँ पे ये जो है इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये सेल है ईएमएफ। इसकी सर्किट कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ पे हम जोड़ दिए, ये वायर है, वायर का रेसिस्टेंस है, यहाँ पे कभी कभी बल्ब लगा सकते हैं, कुछ फैन लगा सकते हैं, कुछ भी, उसका ये रेसिस्टेंस है जो वायर के करंट का क्या डायरेक्शन होता है, प्लस प्लेट से बाहर निकलेगी करंट, और करंट ऐसे होते होते अंदर आएगी माइनस प्लेट पे। बिल्कुल पक्का रूल समझिए, करंट की डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव प्लेट से बाहर की ओर, और सेल के अंदर किधर से किधर रहेगा करंट का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, और सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट का डायरेक्शन। अब देखो यहाँ आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें आई कितनी हो जाएगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। देखिए दिस इज ईएमएफ, टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये भी हमें एक बेसिक फार्मूला आपको बताया कि आई का फार्मूला ये हो गया है, और इतनी करंट होगी, ये सेल के साथ रहता है हमेशा। ये जो आपको डैश कर रहा हूँ ये सेल है, दिस इज ओनली सेल, एंड दिस स्मॉल आर विल इंक्लूड इन द सेल। और ये जो कैपिटल आर है ये वायर का है, जो वायर यहाँ जुड़ा हुआ है, या वायर में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जैसे फैन है, बल्ब है, या कोई कोर है, कुछ भी है, उसका रेसिस्टेंस है ये, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं, और हम लोग अभी एक नए कंसेप्ट की ओर टर्न करेंगे, जो कंसेप्ट अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नया है और काफ़ी क्रिटिकल है, इसको अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो किरचॉफ्स लॉ आएगा, अभी हम किरचॉफ्स लॉ के लिए बैकग्राउंड बना रहे हैं। अभी ईएमएफ पढ़ेंगे, फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन करेंगे, फिर इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन उसको करेंगे। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ ओनली फॉर द किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तब जा करके हमें कुछ सर्किट समझ में आएगी। तो आप इसको आज बुक में पढ़िए और देखते रहिए। थोड़ा 2-3 दिन बाद मैं ये वीडियो डाला हूँ, ताकि मैं डेली वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ बच्चे थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, और छुट्टियों के कारण से आप थोड़ा सा लेजी हो रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा पढ़ते रहिए। तो मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो डालूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब व्यूज़ कम होते हैं इसका मतलब आप कम देखते हैं। किसी में पहले आप बहुत ज़्यादा लोग देखते थे, अभी कम देख रहे हैं। तो ज़्यादा लोग जब देखते हैं समझ में आ जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, अभी कम देख रहे लग रहा है कम पढ़, इसलिए मैं भी थोड़ी गैप कर रहा हूँ। तो आप देखते जाइए, ये करंट का चैप्टर बहुत ही क्रिटिकल है। अगर करंट समझ में आ गई, अब देखेंगे बुक में, अगर करंट समझ में आ गई तो आपको पूरी 12th क्लास की फिजिक्स समझ में आ गई, फिर कहीं कोई डाउट नहीं। यही मेन चैप्टर है, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।